हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से ओवर क्राउडिंग, जब शहर के एरिया में ओवर क्राउडिंग होता है अर्बनाइजेशन की वजह से या माइग्रेशन की वजह से, तो उसका जो स्ट्रेस अर्बन सिटीज़ पर क्रिएट होता है वो हमने देखा था अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। आज जो है वो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे अर्बन सिटीज़ के फीचर्स को दर्शाता है कि एक अर्बन सिटी हम किसको बुलाते हैं, क्या वहाँ पर सुविधाएँ जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए कि हम उसको अर्बन सिटीज़ बुला सके। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो आज हम इस क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे। Identify the features or characteristics of urban cities. Now the solution is urban cities are characterized by several features and characteristics that distinguish them from rural areas. अब रूरल एरिया से हमको अर्बन के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू समझ आता है कि क्या डिफरेंस है, किसको हम गांव बोल सकते हैं, किसको हम शहर बोल सकते हैं, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए एक गांव के लिए या एक शहर के लिए, एक सिटी को सिटी बोलने के लिए, या एक टाउन को टाउन बुलाने के लिए। हमने लास्ट टाइम देखा था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो फटाक से रिविजन कर लेते हैं हम। 5000 का अगर पॉपुलेशन है तो हम उसे टाउन बुलाते हैं, 50,000 एंड मोर है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, हम उसे शहर बुलाते हैं, जो कि सिटी हम कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे अर्बन एरियाज का हिस्सा होता है। नाउ सबसे पहला जो फीचर है वो बोलता है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी टर्म है, इसका मतलब होता है, हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जो होते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बुलाते हैं। Urban cities have a high concentration of people living within a very small geographical area. एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या बोला जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल लिविंग, यानी कि इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, रह रहे होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज टिपिकली मच हायर कंपेयर टू रूरल एरियाज। अगर आप गांव से शहर को कंपेयर करोगे, सिटीज़ को कंपेयर करोगे रूरल एरिया के बदले के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स टू अ ग्रेट डिमांड फॉर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। अब क्योंकि लोग ज़्यादा है तो रहना सहना लोगों का अलग होता है, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी किसकी, रहने के लिए हमको घर चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ हमको जो अदर सर्विसेज है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। दैट वाज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड वन इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्स एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी। ओके, अर्बन सिटीज़ आर ऑफन सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब कहाँ होता है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो अर्बन एरियाज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म होने की वजह से इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो अलग अलग सेक्टर्स में क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमको कहाँ मिलती है, सिटीज़ में देखने मिलती है। They attract businesses, industries and commercial activities leading to economic growth and innovation. अब क्योंकि अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा रहने आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज़्यादा परफॉर्म हो जाती है, और उसकी वजह से हम अट्रैक्ट करते हैं बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। जहाँ लोग ज़्यादा होंगे आप वहीं तो जाकर किसी चीज़ को बेचना पसंद करोगे, जहाँ लिमिटेड लोग हैं या फिर एकदम दूर रिमोट एरियाज़ में है, वहाँ जाकर तो हम कोई चीज़ नहीं बेचने वाले हैं। सिमिलरली अर्बन एरियाज़ क्या अट्रैक्ट करता है, बिजनेसेस को अट्रैक्ट करता है, इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करता है, बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, हमारी जो इकोनॉमी है वो रन होती रहे। Urban cities are characterized by diverse industries including finance, technology, manufacturing, services and entertainment. तो यहाँ पर एक डाइवर्सिटी है, यानी यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको फिल्म इंडस्ट्री भी मिलेगी, यहाँ पर आपको फाइनेंस भी मिलेगा, यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, या मैन्युफैक्चरिंग भी है, या सर्विसेज भी है। तो डाइवर्स यानी कि मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि अर्बन सिटीज़ में सिर्फ फाइनेंस होगा, मैन्युफैक्चरिंग गाँव में करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको विद इन दी अर्बन सिटीज़ देखने मिलती है। Next feature is infrastructure and built environment. Urban cities feature a developed and extensive infrastructure network. This includes transportation. Infrastructure क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हमारे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, यूटिलिटीज़ हो गई। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, सीवेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, हमको टेली कम्युनिकेशंस चाहिए, फ़ोन चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, एंड पब्लिक एम्यूनिटीज़ विच इंक्लूड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल, पार्क्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है जो आपको अर्बन सिटीज़ में देखने मिलता है।
cultural diversity and social interaction. Now urban cities are melting pots of diverse culture. अब urban cities है तो यहाँ पर आपको diverse culture देखने मिलता है. गांव में क्या होता है, विद इन अलग अलग गांव होता है, एक सरनेम के हिसाब से फॉर्म होता है, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से फॉर्म होता है. लेकिन अर्बन एरियाज ऐसे फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होते. यहाँ पर मिक्सचर होते हैं. यहाँ पर हर एक रिलीजन के, हर एक कम्युनिटी के लोग जो है वो आकर रहते हैं, चाहे अलग अलग एथनिसिटी को बिलोंग करते हो, चाहे उनके कल्चर अलग हो, चाहे उनके लैंग्वेजेस अलग हो या रिलीजन अलग हो, तो ये सब आकर अर्बन सिटीज़ में आकर स्टे करते हैं. They offer opportunities for social interaction, cultural exchange and exposure to a wide range of ideas, perspectives and lifestyle. तो क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जाति के लोग हैं, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन का हमको क्या मिलता है, मौका मिलता है. आप कहीं बाहर जा सकते हो, आप डिस्क पब में जा सकते हो, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपके रिलीजन के बेसिस पर एक कोई डिस्को या पब बनाया है या रेस्टोरेंट बनाया है. यहाँ मिक्सचर्स है, यहाँ हर कोई क्या करता है, आ सकता है. Urban areas often have diverse culinary scenes, arts and entertainment options and cultural events. अब urban areas में specific culinary, यहाँ पर हम अगर बात करें तो cuisines की भी हम बात करते हैं. यहाँ पर आपको हर तरीके का खाना जो है वो मिलता है. आप state specific नहीं होते हो, आप city specific नहीं होते हो, तो यहाँ पर आपको हर तरीके के cuisines जो है वो मिल जाते हैं. arts and entertainment आपको जो है वो यहाँ पर मिलता है. तो बेसिकली एक मिक्सचर है हर एक चीज़ का यहाँ पर. फिर आता है हमारा वर्टिकल डेवलपमेंट. वर्टिकल डेवलपमेंट तो याद रखना अर्बन कैनियन इफेक्ट, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकली एक्सपांड होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारे पास उतनी स्पेस जो है वो अभी नहीं बची है. ओके, अर्बन सिटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल डेवलपमेंट, जहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स बन रही है, स्काई स्क्रेपर्स हमको देखने मिलते हैं डोमिनेटिंग द स्काई लाइन. ड्यू टू लिमिटेड स्पेस अर्बन एरियाज अडॉप्ट वर्टिकल कंस्ट्रक्शन. क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसलिए हम वर्टिकली एक्सपांड हो रहे हैं, ताकि हम जितना ज़्यादा लोग जो शहर में आते हैं, रहते हैं, हम उनको क्या कर पाए, अकोमोडेट कर पाए. High rise buildings house residential, commercial and office space is contributing to the urban aesthetic. तो यहाँ पर हम जो हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, टावर्स बनाते हैं, स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं, तो उसको इस तरीके से बनाते हैं कि दिखने में भी अच्छा हो और लोग वहाँ पर आकर रहना भी प्रेफर करें. अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज एंड एमिनिटीज़. अब इसके साथ साथ सर्विसेज और फैसिलिटीज़ भी अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल होती है. जैसे कि हम बात करें, अब ये सिर्फ न्यू कमर्स के लिए नहीं है, ये वहाँ के रहने वाले रेसिडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है ये फैसिलिटी. हेल्थ केयर सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं आप. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको बहुत सारे कॉलेजेस, डाइवर्स कॉलेजेस देखने मिलते हैं, अलग अलग स्कूल्स देखने मिलते हैं, अलग अलग बोर्ड आपको देखने मिलता है. आपको दिल्ली बोर्ड भी मिलता है, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी भी मिलता है, स्टेट बोर्ड भी है आपके पास में, राइट. तो आपको अलग अलग बोर्ड्स जो है वो भी देखने मिलते हैं. शॉपिंग सेंटर्स है, रेस्टोरेंट्स है, एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ है, जिसको हम बोल सकते हैं हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं. एंटरटेनमेंट क्या होता है, सिर्फ डिस्को या पब जाना नहीं होता है, हो सकता है कोई गेमिंग जोन हो, आप वहाँ पर चले जा रहे हो, मॉल्स में चले जा रहे हो, तो दैट टू इज अ पार्ट ऑफ योर एंटरटेनमेंट. आप मूवी देखने जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एंटरटेनमेंट. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब फॉर्म किया गया है अर्बन सिटीज़ में. Availability and accessibility of such services contribute to the convenience and quality of life in urban areas. अब यहाँ पर आपको हर किसी को एक्सेसिबल है, ऐसी जगह ऐसा कोई नहीं है कि रिलीजन के बेसिस पर आपको कहीं पर जाने नहीं मिलता है. इन सारी ही जगहों पर आप जा सकते हो, ताकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या हो सके और इम्प्रूव हो सके. देन द नेक्स्ट फीचर्स इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी. ये हमने पहले भी पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी के बारे में, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है. कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिलती है, चाहे हम रोड्स की बात करें, रेलवेज की, हाईवेज की, ब्रिजेस की, डैम्स की, हर तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ देखने मिलता है. बसेस अवेलेबल है, ट्रेन्स अवेलेबल है, सबवे हमने बनाया, ट्रैम्स बनाया, प्राइवेट व्हीकल्स हमने बनाए हैं. अर्बन एरियाज ऑल्सो हैव कनेक्टिविटी टू नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन हब्स सच एज एयरपोर्ट, सीपोर्ट्स एंड ट्रेन स्टेशन. सो इंटरनेशनल अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए भी आपको ट्रेड करना है या इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट, सीपोर्ट्स की फैसिलिटी जो है वो भी अर्बन एरियाज में अवेलेबल मिलती है. नेक्स्ट फीचर इज टॉकिंग अबाउट हेट्रोजीनियस लैंड यूज. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट. तो लैंड का जो यूज है वो मल्टीपर्पज यूज हो रहा है, यहाँ पर एक ही यूज नहीं है उसका. यानी यहाँ पर सिर्फ लोग आकर नहीं रह रहे हैं, आपको रेसिडेंशियल पर्पज भी मिलेगा, आपको इंडस्ट्रियल पर्पज भी मिलेगा, आपको कमर्शियल पर्पज के लिए भी लैंड का यूज करने मिलता है. दीज एरियाज आर ऑफन जोन टू इंश्योर अ बैलेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट पैटर्न.
The heterogeneous land use allows for proximity to services, promotes efficient resource utilization and creates diverse neighborhood. तो इसी के साथ साथ क्योंकि लैंड का मल्टीपर्पज यूज हो रहा है तो यहाँ पर आपको नियर बाय में ही सारी चीज़ें जो है वो ट्राई करते हैं. प्रॉक्सिमिटी यानी नियर बाय स्पेसिस में आपको सर्विसेज जो है वो अवेलेबल करके मिल जाएगी. एफिशिएंट यूज़ करना है आपको जो भी रिसोर्स मिला है उसका, और उसी के साथ साथ आपको डाइवर्स नेबरहुड भी देखने मिलता है. ज़रूरी नहीं है आपका जो पड़ोसी होगा आपके कल्चर कम्युनिटी को बिलोंग करेगा, वो अदर डाइवर्स कल्चर का भी आपका नेबर जो है वो हो सकता है. देन वी हैव सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हमको देखने मिलती है. सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर हम देखते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, तो हर कोई आके इनका जो है फ़ायदा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कोई कम्युनिटी को बिलोंग करेगा तो ये फैसिलिटी उनको मिलेगी. They offer access to a range of professional networks, educational institutions, cultural experience and career advancement prospect. तो आप अपने करियर भी यहाँ पर जो डाइवर्स करियर है, जो आपकी फील्ड है, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं. अर्बन एरियाज ऑफन प्रोवाइड अ डायनामिक एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. तो अर्बन एरियाज में ही आपको सबसे ज़्यादा ये जो डाइवर्सिटी देखने मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप में और इनोवेशन में, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलती है हमारे अर्बन एरियाज़ में. ऐसा नहीं है कि रूरल में देखने नहीं मिलता है, लेकिन रूरल में कहीं ना कहीं आपके कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या सोशल अपॉर्चुनिटीज़, व्हेन वी कंपेयर इट टू अर्बन एरियाज. Then we have challenges and diversity of issues. अर्बन सिटीज़ ऑल्सो फेस अ रेंज ऑफ चैलेंजेस. अब जहाँ पर हमने इतनी सारी फैसिलिटी देखी वहाँ पर हमको डाइवर्सिटी भी मिलती है, चैलेंजेस भी देखने मिलते हैं अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड. अब क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? कंजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कंजेशन ट्रैफिक जाम आपको ज़्यादा मिलेगा. पोल्यूशन प्रॉब्लम आपको देखने भी अर्बन एरियाज़ में मिलेगा. हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसलिए दाम जो है वो घरों के आसमान छू रहे हैं. सोशल इनइक्वालिटी भी आपको कई जगहों पर देखने मिलती है. इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस वो भी आपको हाई पे करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं द कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ अर्बन इश्यूज रिक्वायर इफेक्टिव गवर्नेंस. तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे इफेक्टिव गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आपको अपनाने की जरूरत है ताकि आप जो सो दैट यू कैन इंश्योर द वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्बन एरियाज. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अर्बन एरियाज को चलाना चाहते हैं डेवलप करते रहे इसके थ्रू हमारी इकोनॉमी, तो आपको एक अर्बन प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है. Now to conclude the answer, it says that it is important to note that the characteristics of urban cities can vary significantly across different regions and countries. अलग अलग कंट्री के हिसाब से आपके जो अर्बन एरियाज़ के, अर्बन सिटीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज कौन से फैक्टर के हिसाब से ये डिस्पैरिटीज़ देखने मिलेगी हमको. मे बी ड्यू टू कल्चर, इंडिया का कल्चर, यूएस का कल्चर अलग है, राइट. देन हिस्ट्री जो है हमारी वो अलग है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारा, हम डेवलपिंग स्टेज पर है, वो कंट्रीज डेवलप्ड स्टेज पर है. अर्बन प्लानिंग अप्रोचेस, तो ये सारे अलग अलग क्या है हमारे, ये अलग अलग हमारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अर्बन सिटीज़ के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. आई होप वी आर क्लियर विद दिस आंसर. हमने देख लिया अर्बन सिटी के क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन. अभी तक तो किसी क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा गया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए इसको सॉल्व किया है. ओके, नाउ मेंशन द मेजर ओरिजिनल locational extra advantages which the following towns or cities might have enjoyed. अब यहाँ पर कुछ शहरों के नाम दिए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग जो शहर है या अलग अलग जो लोकेशन स्पॉट हमको मिले हैं, इनको ऐसा क्या बेनिफिट जो है वो मिला है. तो समझ लो हमको इन जगहों के फीचर्स जो है वो देखने हैं. नाउ सोल्यूशन सबसे पहला जो हमको दिया है यहाँ पर, उसका नाम है इलाहाबाद, जो रिसेंटली हर कोई जानता है कि इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है. अब इसे प्रयागराज जो है वो बुलाया जाता है. नाउ इलाहाबाद, नाउ ऑफिशियली नोन एज प्रयागराज, हैज एक्सपीरियंस्ड सेवरल लोकेशनल एडवांटेजेस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. अब इसकी बहुत पीछे इतिहास जो है वो उसने कंट्रीब्यूट की है, किसके लिए, ग्रोथ और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए. नाउ हियर आर सम ऑफ द मेजर ओरिजिनल लोकेशनल एडवांटेजेस एंजॉयड बाय इलाहाबाद. तो उसकी लोकेशन की वजह से इलाहाबाद को या प्रयागराज को क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो है, क्या ऐसे एडवांटेजेस जो है अपनी लोकेशन की वजह से मिले हैं. सबसे पहला है यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स. इलाहाबाद इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू मेजर रिवर्स इन इंडिया, द गंगा एंड द यमुना. तो गंगा और यमुना जो है वो आपको देखने यहाँ पर मिलती है, वही उन्हीं के पास में जो है वो इलाहाबाद सिचुएटेड है, या फिर प्रयागराज आप बोल सकते हैं.
द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू सेक्रेड रिवर्स इज कॉल्ड संगम। अब जहाँ ये जो दो नदियाँ आकर मिलती है हम उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बुलाते हैं संगम, विच होल्ड्स इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में इस ये जो टर्म है, ये संगम और ये जो दो नदी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। दिस कॉन्फ्लुएंस हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स एंड डिवोटीज फॉर सेंचुरीज, मेकिंग इलाहाबाद अ प्रोमिनेंट रिलीजियस सेंटर। तो सबसे पहला फीचर क्या हो गया इसका, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, दो जो अलग अलग रिवर आकर एक पॉइंट पर मिलती है, वो पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, उस पॉइंट को हम बुलाते हैं संगम, जो कि हिंदुइज्म रिलीजन के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ऐसे कई सारे भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं, इसको एक पिलग्रिम प्लेस जैसा बुला दिया गया है, जहाँ पर हम जैसे बोलते हैं रिलीजियस यात्रा के लिए निकलते हैं लोग। तो इलाहाबाद एक ऐसी जगह हो चुकी है, या प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसको एक प्रोमिनेंट रिलीजियस सेंटर जो है वो बना दिया गया, क्योंकि सदियों से यहाँ पर कई सारे भक्त जो है वो आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। वहाँ ऐसा माना जाता है कि हम अपने पाप जो है उसको धो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट जो है वो प्रयागराज को मिला है। द सेकेंड वन इज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इलाहाबाद हैज़ अ रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इसको हिस्टोरिकली और कल्चरल हेरिटेज भी इसको बहुत मिला है। नाउ इट हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ गवर्नेंस। अब यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं, गवर्नेंस की हम बात करते हैं, एजुकेशन एंड कल्चर की बात करते हैं, थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री ये चीज़ जो है वो देखने मिली है, ये सेंटर रहा है इन सारी चीज़ों का। द सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर्स नॉर्थ इंडियन प्रोविंस। अब ये जो सिटी है ये मुगल एम्पायर के नॉर्थ इंडियन प्रोविंस का क्या रह चुका है, कैपिटल रह चुका है। and later become an important administrative and educational center during British colonial rule। और जब ब्रिटिशर्स रूल करने आया था उस वक्त ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल सेंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसको बोला जाता है। इट इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मेकिंग इट अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। तो ये एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है क्योंकि ये जो है सिटी कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के लिए। इट इज़ वेल कनेक्टेड टू मेजर सिटीज़ इन द रीजन। अब ये जो हमारा इलाहाबाद शहर है वो कई सारे ऐसे सिटीज़ है जिससे क्या करता है, कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग वाराणसी। वाराणसी में आपको देखने मिलेगा, मतलब कनेक्टिविटी जो है इनकी बाय रोड अगर आप बोलो तो इनकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अलग सिटीज़ जो दिया है दैट इज़ वाराणसी, लखनऊ एंड कानपुर। इट्स लोकेशन और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हैज़ फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि इनके जो ट्रेड रूट्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इस शहर से हमको मिलता है। अब प्रयागराज को जो है एजुकेशनल हब भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट हैज़ बिन रीनोन एजुकेशन हब इन इंडिया फॉर मैनी डेकेड्स। डेकेड्स यानी सदियों से है, ये आजकल में या पिछले 10 साल में नहीं बना है, कई सारे डेकेड्स से जो है वो एजुकेशनल हब बना हुआ है। द सिटी इज़ होम टू सेवरल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर कई सारे नामचीन वेल नोन इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के भी फॉर्म हुए हैं, इंक्लूडिंग द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। जो हमारी कंट्री में सबसे पुरानी क्या है, यूनिवर्सिटी है, वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम IIT के नाम से जानते हैं, वो भी इलाहाबाद में है। द प्रेजेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस हैज अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, फॉस्टरिंग अ वाइब्रेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट। अब IIT तो हम सभी जानते हैं, कितना नाम है उसका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी और फेमस है। तो यहाँ पर जो है कोई भी एवरेज कैलिबर के स्टूडेंट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। जो भी यहाँ से पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो यहाँ से पढ़ाई करके निकलते हैं बाहर, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। Then it is talking about administrative importance. Allahabad has played a significant role in India's administrative and political history. तो ये दो चीज़ों में इसने बहुत बड़ा contribution दिया है अपना। Politically जो हमारी history रही है, और administrative services जो कि हम जानते हैं, इंडिया की administrative services की हम बात करें, IAS के नाम से हम जिसको जानते हैं, तो वो भी क्या रह चुका है, important role इलाहाबाद ने यहाँ पर play किया है। Now it served as the capital of northwestern provinces and later became the capital of United Provinces during British rule. पहले ये कैपिटल किसका था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का था, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आ गया तो उसके बाद ये कैपिटल किसका बन गया, यूनाइटेड प्रोविंस का बन गया। After independence, Allahabad continued to be an important administrative center in उत्तर प्रदेश। अब जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो कौन सा है, इलाहाबाद है। कब से चला आ रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद से। एंड हैज़ होस्टेड मैनी मेजर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स। तो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स होते हैं वो यहीं पर हमारे इलाहाबाद में हमको देखने मिलते हैं।
नाउ सच अ ग्रेट थिंग, ये सब हमको जब पता चलता है अपने कंट्री के बारे में, अपनी स्पेसिफिक सिटीज़ के बारे में, सो वी फील सो प्राउड कि हमारी कितनी ऐसी लोकेशंस है जिसने कई सारे एडवांटेज उसको अपने लोकेशन की वजह से मिले हैं, जो हम शायद पहले नहीं जानते थे लेकिन आज हमको समझ में आता है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रयागराज के फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स की। तो बहुत ही लार्ज स्केल पर फेस्टिवल्स और इवेंट्स होता है यहाँ पर, विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स पॉपुलैरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर, ये जो इवेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। द मोस्ट फेमस अमंग देम इज द कुंभ मेला, यानी कि ये तो हम सब ने सुना है, जो नहीं भी जानते होंगे एटलीस्ट उन्होंने सुना होगा कि कुंभ मेला लगता है। कई बार हम किसी को मस्ती मजाक में भी बोले थे ना कि हम दोनों इतने सिमिलर फ्रेंड्स हैं, इतने सालों के बाद मिले हैं, कहीं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई तो नहीं है। हमने ये सेंटेंस भी सुना है। तो कुंभ का जो मेला है वो कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है, जो कि बहुत ही बड़ा हिंदू पिलग्रिमेज और फेस्टिवल होता है, जो कि हर 12 साल में होता है, यानी 12 साल के बाद ये फेस्टिवल या इवेंट देखने मिलता है। अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो है बच्चों, लाखों में नहीं मिलियंस में लोग आते हैं, क्योंकि ये 12 साल में एक बार होने वाला फेस्टिवल है। द सिटी ऑल्सो होस्ट द माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला, which are smaller scale versions of the कुंभ मेला held at regular intervals। अब कुंभ मेला तो 12 साल में एक बार होता है, लेकिन ये सिटी क्या करती है, ताकि डिवोटीज को अगर आना हो तो 12 साल रुकने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्मॉलर स्केल वर्जन्स पे आपका माघ मेला और क्या बनाते हैं, अर्ध कुंभ मेला भी बना और रेगुलर इंटरवल्स पे मनाते हैं। Now, these locational advantages have played a crucial role in shaping Allahabad's growth and development, making it a city of historical, cultural, religious and educational significance in India। तो ये जो है locational advantage हमारी इस city इलाहाबाद को मिला है, ना कि सिर्फ educational purpose पे हम बात करें, हम बात करेंगे country के growth and development में city भी grow और develop हुई है, history, cultural, religion, इन सारी चीज़ों का locational advantage जो है वो प्रयागराज ने enjoy किया है। Now the next location that we have here is महाबलेश्वर। ओके, महाबलेश्वर हम सब ने नाम सुना है, एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में आपको ये लोकेशन जो है वो मिलती है, which is located in India, definitely has enjoyed several locational advantages that have contributed to its growth and popularity over the years। तो over the years जो है इसकी growth और popularity वो क्या होते गई है, हमेशा बढ़ते गई है। Here are some of the major original locational advantages enjoyed by महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर को अपने लोकेशन की वजह से क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, सबसे पहला है सीनिक ब्यूटी एंड क्लाइमेट। महाबलेश्वर इज ब्लेस्ड विद स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी एंड अ प्लेजेंट क्लाइमेट। यहाँ पर हमेशा आप जाओगे, साल के 12 महीने तो आपको समर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत गर्मी नहीं मिलेगी, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट मिलेगा। Now the hill station is situated at an altitude of around 1353 meters 4439 feet अबाउ सी लेवल, यानी सी लेवल से अगर हम काउंट करें 1353 मीटर्स जो है वो ऊपर है, ऑफरिंग पेनोरामिक व्यूज ऑफ द सराउंडिंग वैलीज, फॉरेस्ट एंड हिल्स, जहाँ पर हमको बड़े बड़े पहाड़, वैली, हिल्स जो है वो देखने मिलती है। इट्स कूल एंड रिफ्रेशिंग क्लाइमेट स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स हैज मेड इट अ पॉपुलर रिट्रीट फॉर पीपल सीकिंग रिस्पाइट फ्रॉम द हीट। तो गर्मी के मौसम में अगर लोग चाहते हैं हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट प्लेजेंट मिले, तो महाबलेश्वर में जाकर वो बेनिफिट जो है वो इस चीज़ का ले सकते हैं, स्पेशली समर मंथ्स की यहाँ पर बात चल रही है। तो ये तो पहला एडवांटेज। दूसरा है एबेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो खजाना मिलता है। महाबलेश्वर इज नोन फॉर इट्स अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये रीजन में आपको सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, एकदम घना जंगल आपको देखने मिलता है, आपको वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं, आपको कई सारे रिवर्स देखने मिलते हैं, इंक्लूडिंग कृष्णा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। दीज नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट ओनली एनहांस द सीनिक ब्यूटी बट हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग, बोटिंग एंड पिकनिकिंग। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पर और भी कई सारी एक्टिविटी जो है वो देखने मिलती है। एज टूरिस्ट अगर आप वहाँ जाना चाहो तो जा सकते हो। सीनिक ब्यूटी देखने के साथ साथ आपको कई सारे एडवेंचरस चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि आपको ट्रैकिंग देखने मिलेगा, ट्रैकिंग करने भी मिलेगा, बोटिंग भी कर सकते हो आप वहाँ पर, और पिकनिक पॉइंट के हिसाब से भी आप वहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो ये तो था हमारा दूसरा फीचर। अब तीसरा देखते हैं स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन। तो महाबलेश्वर सबसे ज़्यादा जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। मैप्रो अगर आपने सुना होगा तो मैप्रो का इंडस्ट्री जो है ये यहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि यहीं से वो स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट करके जो हमारा जूस हमको मिलता है वो यहाँ से मिलता है।
Now, Mahabaleshwar is famous for its strawberry cultivation. The region's cool climate and fertile soil make it ideal for growing strawberries. अब क्योंकि स्ट्रॉबेरी को ग्रो करने के लिए जो एग्जैक्टली फर्टिलिटी और जो लोकेशन और जो क्लाइमेट चाहिए ना, वो महाबलेश्वर का परफेक्टली सूटेबल क्लाइमेट है. Cultivation of strawberries has become a major industry in Mahabaleshwar, attracting tourists who come to taste and buy fresh strawberries, jams and preserves. ओके अब यहाँ पर लोग इसलिए भी विजिट करते हैं क्योंकि उनको स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो वहाँ से आप खरीद कर ले जा सकते हो. स्ट्रॉबेरी का जैम चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा. उसी के साथ साथ आपको जूसेस जो है, जैसे मैप्रो है जो कि एक इंडस्ट्री है वहाँ पर लोकेटेड, तो वो भी आपको वहीं से जो है उसके सारे प्रोडक्ट्स स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड आपको महाबलेश्वर में मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी टू मेजर सिटीज़. अब ये कौन सी सिटीज़ ऐसी है जो इसके नियर बाय में है, जहाँ पर ये कनेक्टेड है. तो सिटीज़ सच एस मुंबई, पुणे जो है ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है महाबलेश्वर में. इट इज़ सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पुणे एंड अराउंड 285 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई. यानी कि पुणे के साउथ वेस्ट से ये 120 किलोमीटर्स जो है आपको महाबलेश्वर मिलता है, लेकिन मुंबई से 285 किलोमीटर साउथ वेस्ट लोकेशन पर है. This convenient proximity has made Mahabaleshwar easily accessible for weekend getaways and short trips for residents of these cities. तो सबसे ज़्यादा आपको महाबलेश्वर में अगर लोग मिलेंगे तो आपको मुंबई और पुणे से मिलेंगे, क्योंकि यही दो ऐसी सिटीज़ है जो एकदम नियर बाय में है महाबलेश्वर से. नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. अब यहाँ का टूरिज्म कैसा है? महाबलेश्वर हैज डेवलप्ड robust tourism infrastructure to cater to needs of visitors. Hill station offers a range of accommodation. अब यहाँ पर जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आप देखें तो कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. आपको होटल्स मिल जाते हैं आसानी से, रिसोर्ट्स मिल जाते हैं, गेस्ट हाउसेस रहने के लिए मिल जाते हैं. उसी के साथ साथ आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिल जाती है टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट. तो टूरिस्ट के लिए आपको आसानी से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. जब भी आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ की सुविधा वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है. Then it talks about historical and cultural significance. Mahabaleshwar has historical and cultural significance as well. It was a favored summer retreat for the British during the colonial era. अब यहाँ पर आपको historical और cultural importance भी देखने मिलती है, क्योंकि ये जो है वो summer retreat के लिए ब्रिटिश के टाइम पे colonial era जो था तो उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ सम बिल्डिंग्स एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल एरा चर्चेस. तो वहाँ पर अगर आपको कोई चर्चेस देखने मिलते हैं तो ब्रिटिशर्स के टाइम के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए हुए हैं. The town also has temples including Mahabaleshwar temple which attracts devotees and adds to the cultural heritage of the place. देखो हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एरिया में जाते हैं जहाँ पर कोई मंदिर होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो एज डिवोटी हम वहाँ चले जाते हैं. तो महाबलेश्वर में भी ऐसा एक टेम्पल है जो कि महाबलेश्वर टेम्पल है. तो यहाँ पर लोग जो है वो विजिट करने जाते ही हैं अगर महाबलेश्वर जाते हैं तो. अब ये कुछ इस तरीके के क्या थे, लोकेशनल एडवांटेज थे जो महाबलेश्वर को मिले हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. और इसके ये जो हिल स्टेशन है बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, क्योंकि उसके पास नेचुरल ब्यूटी है, फेवरेबल क्लाइमेट है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो स्ट्रॉबेरी का है वो उसके पास कल्टीवेशन ज़्यादा है, एक्सेसिबिलिटी है, ईजीली जो मुंबई पुणे के लोग हैं वहाँ जाकर अपना लीजर टाइम बिता सकते हैं, जिनको शहर कुछ वक्त बिजी लाइफ से बाहर निकलकर थोड़ा एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर चाहिए और वहाँ जाना है तो नेचर लवर्स लोग वहाँ जाते हैं. एडवेंचर, जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है, ट्रैकिंग करना है, बोटिंग करना है, पिकनिक के लिए जाना है, तो वो भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं. तो बेसिकली अपना फ्री टाइम जो है वो ट्रैवलर्स वहाँ जाकर क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी जो कि महाबलेश्वर के लिए थी. अब सिमिलरली आपको जो है पेशावर और बुरहानपुर करके भी दो अलग अलग लोकेशन दी गई है, तो आपको उसके बारे में भी बताना है. तो बच्चों ये PDF तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, तो आप उसके बारे में इसके अंदर पढ़ सकते हैं. पेशावर जो कि ट्रेड रूट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में बिलोंग कर वहाँ पर लोकेटेड है. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है ये दिया हुआ है पेशावर का, और यहाँ पर है हमारा बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में इंडिया में लोकेटेड है, जिसके लोकेशनल एडवांटेज भी हमको देखने मिलते हैं. कॉमर्स और ट्रेड के लिए फेमस है. मुगल कनेक्शंस जो है वो यहाँ पर कई ज़्यादा थे. आर्किटेक्चरल हेरिटेज आपको यहाँ पर जो बिल्डिंग्स देखने मिलेगी, जैसे बुरहानपुर जो है वो फेमस है, वहाँ पर नोटेबल स्ट्रक्चर है जैसे कि जामा मस्जिद आपको देखने मिलती है, शाही किला है, असरगढ़ फोर्ट है, आइकॉनिक मॉन्यूमेंटल गेटवे, टॉम्ब ऑफ शाहनवाज जो है वो आपको वहाँ देखने मिलता है. तो आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पर देखने मिलती है.
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर, टेक्सटाइल यानी जो हम बात कर रहे हैं कपड़ों की, तो वहाँ पर फाइन टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम फैब्रिक्स भी मिलते हैं। सिटी का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो कि अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, और स्किल्ड आर्टिसंस आपको वहाँ पर देखने मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं इन कपड़ों को सही तरीके से कैसे कॉटन से हम डिराइव करके उसको कपड़े में कन्वर्ट करें, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मास्टरी चाहिए होती है। तो ऐसे स्किल्ड आर्टिसंस भी हमको वहाँ देखने मिलते हैं। अब इस तरीके से बहुत दोनों ही पेशावर और बुरहानपुर जो है अपने अपने लोकेशनल एडवांटेज जो है वो उनको मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लोकेशन है वो हमारा पाटलिपुत्र है, जो कि बात करता है पटना की, क्योंकि पटना का जो पहले नाम था वो है पाटलिपुत्र, जो कि एंशियंट सिटी इन प्रेजेंट डे बिहार में इज़ एन एंशियंट सिटी, जो कि एक एंशियंट सिटी है, बहुत पहले से है, अभी वो बिहार में है, इंडिया में, विद अ रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी पहले भी वही थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पाटलिपुत्र का नाम पटना है जो कि बिहार में लोकेटेड है, और बिहार जो है वो हमारे इंडिया में है, जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है क्योंकि उसके पास हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है। कई सारे लोकेशनल एडवांटेज है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो गंगा रिवर के सदर्न बैंक पे सिचुएटेड है, उसका जो लोकेशन है ऑन द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स प्रोवाइड एक्सेस टू एबंडेंट एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब क्योंकि उसका लोकेशन जहाँ पर है वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कई ज़्यादा एबंडेंट आपको मिलते हैं, उसी के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। This city's proximity to the river ensured water supply for irrigation, transportation and other daily needs. So पानी का जो सप्लाई यहाँ पर भरपूर है क्योंकि रिवर के बाजू में ऑलमोस्ट नियर बाय में ये सिटी जो है वो लोकेटेड है। कनेक्टिविटी एंड ट्रेड भी इसका काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि ट्रेड रूट्स जो है वो एंशियंट इंडिया के टाइम से है। ये एक हब है ओवरलैंड रूट्स का, जो कि कनेक्ट करता है अलग अलग रीजन्स को, इंक्लूडिंग मगधा जो कि किंगडम है, पाटलिपुत्र को बिलोंग करता है, नॉर्थ इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर भी है क्योंकि ये जो है कैपिटल माना जाता था सेवरल पावरफुल एम्पायर्स का और किंगडम्स का, जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री में हमको देखने मिला है। जैसे कि हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर की, गुप्ता एम्पायर की, पाला एम्पायर की, तो ये उस वक्त का कैपिटल जो है वो रह चुका है। इट्स लोकेशनल एडवांटेज एज अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर प्रोवाइडेड प्रॉक्सिमिटी टू रूलिंग डायनेस्टीज। यहाँ पर कई सारे रूलिंग डायनेस्टीज जो है वो हमको देखने मिले हैं। इंश्योरिंग एक्सेस टू पावर रिसोर्सेस एंड गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारे पटना के बारे में कुछ खास चीज़ें यहाँ पर मेंशन है जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में। अब पटना को एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल हब भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे, ये जो ऐसा शहर है जो कि कई सारे स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स और स्टूडेंट्स को दूर दूर की लोकेशन से अट्रैक्ट करता है, अपने पास बुलाता है, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो देखने मिलेंगे और कल्चरल एनवायरनमेंट देखने मिलता है आपको। यहाँ पर कई सारी फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर लाइब्रेरीज है जिसको सेंटर्स ऑफ नॉलेज फ्लरिश बोला जाता है, यानी कि पाटलिपुत्र यानी पटना को बोला जाता है सेंटर ऑफ नॉलेज क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसी ज़्यादा लाइब्रेरीज है जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। फिर आता है हमारा कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो कल्चरल रिलीजियस के लिए भी इसको माना जाता है। इट वाज एसोसिएटेड विद द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा जी जो है हमारे लॉर्ड, हम उनको जानते हैं, तो उनकी टीचिंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर चलती थी। एंड ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन नियर बाय एरियाज। अब इसी पटना के नियर बाय एरियाज में उन्होंने, लॉर्ड बुद्धा ने अपनी ज़िंदगी के कई सारे साल जो है वो बिताए हैं। The city became an important pilgrimage site for Buddhist and monasteries and stupas were built in and around पाटलिपुत्र। तो ये जो लॉर्ड बुद्धा में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनके जो डिवोटीज़ है वो सबसे ज़्यादा इस पटना में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। फिर आता है फोर्टिफाइड डिफेंस। पाटलिपुत्र वाज अ फोर्टिफाइड सिटी with a strategic defense system. Now its location along the Ganga river and the construction of fortifications protected it from invasion and external threats. यानी बाहर से किसी भी तरीके का थ्रेट जो है वो पटना को कवर कर लेता है क्योंकि ये गंगा रिवर के बैंक्स पर क्या है, सिचुएटेड है। सिटीज डिफेंसिव कैपेबिलिटीज एंश्योर्ड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अलाउइंग फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं इन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बना कर रखी कि बाहर से इनके ऊपर अटैक होना, थोड़ा सा अटैक करना किसी भी दुश्मन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने जो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखा है। तो ये कुछ लोकेशनल एडवांटेज है ज्योग्राफिकली जो कि हमारा पाटलिपुत्र, जो हमारा पटना है, वो एंजॉय करता है। Today, Patna stands as a testament to its rich historical legacy and continues to be an important city in the state of Bihar, India. तो पटना आज भी बिहार में जो कि है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस स्टेट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन अपना देता है।
तो इसी के साथ आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। और किसी भी तरीके का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू स्टे ट्यून टू आवर चैनल।